नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है हरियाणा पीजीटी की, स्टेट पीजीटी केमिस्ट्री या फिर एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री की, वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। किसी भी स्टेट लेवल का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम यानी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, DEET+B हो, सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आज हम जो स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का पेपर कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 111 से शुरुआत करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 111 से हम शुरुआत करने वाले हैं साथियों। 111 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है? हमसे ये पूछता है CO+2H2 से एक कैटलिस्ट दिया है और उससे मेथेनॉल बनाया है। क्या बनाया है? मेथेनॉल बनाया है। तो प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल से ये रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल, प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल, ठीक है। मेथेनॉल का प्रिपरेशन है। वैसे तो पुराने टाइम में इसको करते थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, ठीक है। अब प्रेजेंटली कैसे करते हैं? अब इसका करते हैं हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डालते हैं? 2H2 गैस, ये भी गैसियस फॉर्म में है। और जो कैटलिस्ट होता है यहाँ पर वो आपका यूज होता है CuZnO Cr2O3, ये आपका कैटलिस्ट यूज होता है साथियों, ठीक है। अब इस कैटलिस्ट के साथ हम ये रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास प्रोडक्ट बनता है मेथेनॉल। क्या बनता है? मेथेनॉल बनता है। मेथेनॉल यानी मेथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है उसकी रिएक्शन है साथियों। तो जो आंसर हमसे पूछा गया तो वो यही पूछा था कि कौन सा कैटलिस्ट इसके अंदर यूज होता है, कौन सा कैटलिस्ट इसके अंदर यूज होता है। तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है कि ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। देखो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चरल इल्यूस्ट्रेशन है वहां से ये रिएक्शन उठाई है इसने, वहां से ये क्वेश्चन उठाया है। ग्लूकोज का जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे होता है, CHOH, तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। फिर आपके पास HOH, फिर आपके पास HOH और लास्ट में आपके पास होता है CH2OH। ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो। ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाते हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है साथियों। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ये CHO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा? CHO ग्रुप को आपका ऑक्सीडाइज करेगा। कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप आपका CHO ग्रुप है, उसको ऑक्सीडाइज करेगा किसके अंदर? और आपको एक प्रोडक्ट देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। किसके अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। बाकी सारे ग्रुप जो हैं आपके एज इट इज इसके ऊपर पड़े रहेंगे। बाकी सारे ग्रुप क्या है? एज इट इज पड़े रहेंगे। बस ध्यान ये रखना होता है कि थर्ड कार्बन पे OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए ग्लूकोज के अंदर। क्लियर है? तो एल्डिहाइड ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया साथियों? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया किसके अंदर? बेंजोइक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गई। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम जो है इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? ग्लूकोनिक एसिड। इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। वहीं अगर मान लो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, कंसंट्रेटेड अगर HNO3 लिया होता है इसकी जगह, चाहे वो इसके अंदर डाल देते, चाहे तो हम इसके अंदर डालते, तब भी यही बनता। प्रोडक्ट मैं अभी बना रहा हूँ आगे, इसमें भी अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देता यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डाल देता तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता? तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता साथियों। देखते हैं HOH, OH, H, फिर से HOH, HOH, COOH। इसको हम कहते हैं सेकेरिक एसिड। क्या कहते हैं? सेकेरिक एसिड कहते हैं। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हो गया कि जो दोनों ही टर्मिनल ग्रुप थे, चाहे वो अल्कोहलिक हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप हो, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गए और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल गया। यही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सेकेरिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है, अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते जो कि क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो हमें फाइनल प्रोडक्ट सैकरिक एसिड मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताया कि ब्रोमीन वाटर लिया तो हमें कौन सा एसिड मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा साथियों। ब्रोमीन वाटर लिया तो क्या मिल जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है। एन हेक्सेन कब मिलता है, एन हेक्सेन तब मिलता है जब ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, HI के साथ। ठीक है, किसकी रिएक्शन, आपका ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ करवाते हैं और उसको प्रोलॉन्ग हीट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, एन हेक्सेन मिलता है, एन हेक्सेन मिलता है। यानी इससे पता चलता है कि स्ट्रेट चेन है, पूरी की पूरी चेन क्या है, स्ट्रेट चेन है और उसमें 6 कार्बन एटम है टोटल मिला के। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं साथियों, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर बता देते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि दोज carbohydrates which reduces Tollens reagent and Fehling solution जो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग कौन से होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं भाई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं साथियों दो कार्बोहाइड्रेट्स which do not reduces Tollens reagent and Fehling solution। जो टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते। अभी रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से ये होता है प्री CHO और CO ग्रुप, यानी प्री कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए इनके पास, एल्डिहाइड को चाहे कीटोनिक को फ्री होना चाहिए। अगर वो बॉन्डेड स्टेट में तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इनमें से ऐसा कौन सा है, सिर्फ एक ही डाइसैकेराइड ऐसा होता है जो कि नॉन रिड्यूसिंग होता है और उसका नाम है सुक्रोज। उसका नाम क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग है पहली बात तो। दूसरी बात, इसको हम एक इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी साइन ऑफ रोटेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चेंज हो जाती है, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, इनवर्ट शुगर स्पीशीज को कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक। देखो बैक्टीरियासाइडल पूछा हुआ है, साइडल और स्टैटिक दो टाइप के होते हैं। साइडल का मतलब होता है किलिंग इफेक्ट। साइडल का मतलब क्या होता है, किलिंग इफेक्ट, यानी जो बैक्टीरिया को किल करते हैं वो बैक्टीरियासाइडल होते हैं। किलिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो बैक्टीरियासाइडल होते हैं। अब इनके अंदर से कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं। बैक्टीरियासाइडल देख लेते हैं और उसके साथ हम देख लेते हैं बैक्टीरियास्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक और साइडल दोनों ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है बैक्टीरिया स्टैटिक। ठीक है, अब बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल इन दोनों को हम देख लेते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो सिर्फ ग्रोथ को रोके, और साइडल का मतलब जो होता है जो किल कर देंगे। जो किल करने वाले होते हैं उनमें होता है आपका पेनिसिलिन, ठीक है, और आपका होता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी आप कह सकते हो, और आपका होता है ऑफ्लोक्सेसिन। ठीक है, और जो स्टैटिक होते हैं यानी जो ग्रोथ को रोकते हैं बैक्टीरिया की, उनमें आपके पास आएगा एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरेम्फेनिकोल। क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है साथियों कि जो बैक्टीरियासाइडल कौन सा है। साइडल इनमें से क्या होता है, सिर्फ ऑफ्लोक्सेसिन साइडल है, बाकी तीनों के तीनों क्या बैक्टीरियास्टैटिक होते हैं। क्लियर है ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ई कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से ई कॉन्फ़िगरेशन किसकी है। ई का मतलब होता है जिसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो होते हैं ना वो अपोजिट साइड होते हैं। ई और जेड नोमेनक्लेचर जो होता है
ई का मतलब क्या होता है, ई का एक्चुअल में मतलब होता है एंटेंजिन। ठीक है, ये जर्मन वर्ड होता है एंटेंजिन, एंटेंजिन ऐसे होता है, ये एंटेंजिन। इसका मतलब होता है हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो होंगे, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ऑन अपोजिट साइड ऑफ पाई बॉन्ड। वो पाई बॉन्ड के क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, पाई बॉन्ड पे एक दूसरे के अपोजिट साइड में होने चाहिए हाई प्रायोरिटी वाले। और जेड का मतलब होता है आपके पास जेनेशन, जेड का मतलब क्या होता है, जूसा मैन होता है, क्या होता है, जूसा मैन, जूसा मैन। ठीक है, जेड का मतलब होता है जूसा मैन। जूसा मैन का मतलब क्या होता है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो होते हैं वो सेम साइड होते हैं। इसका मतलब क्या है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, क्या होंगे, सेम ही साइड पे होंगे, तो उनको हम जेड बोलेंगे। ई वाले को, यानी यहां से आप याद रख सकते हो अपोजिट जो होता है, इसकी ट्रिक क्या होती है, अपोजिट के लास्ट में क्या आता है, ई। ठीक है, और सेम जो है आपका जेड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ई कॉन्फ़िगरेशन पूछी, यानी हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड होनी चाहिए। हाई प्रायोरिटी का मतलब हाई जिसका एटॉमिक मास या मोलर मास होता है। जैसे पहला एग्जांपल है जिसमें ब्रोमीन है, क्लोरीन है, दो क्लोरीन एक साइड, आप ऐसे मत देखो कि दो क्लोरीन एक साइड है तो इसका मतलब तो ये जेड हो गया, जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर डबल बॉन्ड के अपोजिट में अगर ट्रांस में अगर है, ट्रांस में अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप है तो वो ई ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, और पहले वाले की कॉन्फ़िगरेशन ही ई होती है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन आता है। अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन। ठीक है, तो यहां से अगर हम टॉप टू बॉटम चले तो इसका मतलब क्या होता है, आपका एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। इसका मतलब ब्रोमीन का मास हायर होता है क्लोरीन के मुकाबले, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी हायर होती है। तो हाई प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप, अब क्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले तो ज्यादा ही मास है, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप, दोनों ग्रुप क्या होते हैं, अपोजिट साइड में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही क्या रहेगा, सही आंसर होने वाला है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, सही आंसर हो जाएगा। इसी में ई कॉन्फ़िगरेशन होती है, ई का मतलब अपोजिट साइड, ई का मतलब क्या है, अपोजिट साइड। अब जैसे इसके अंदर देखो क्लोरीन और क्लोरीन, अपोजिट साइड कौन है, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड है, तो सेम हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप होनी चाहिए अपोजिट साइड, तो ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, इधर भी क्या है, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड नहीं है, वो सेम ही साइड है। इधर भी क्या है, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम ही साइड है, अपोजिट साइड नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। देखो फोटोकेमिकल स्मोक के कॉमन कंपोनेंट कौन नहीं है, तो फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में अगर हम बात करें उसका कॉमन कंपोनेंट कौन नहीं है, तो कॉमन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है, फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है उसके कॉमन कंपोनेंट्स क्या क्या है, देखो कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, उसके कॉमन कंपोनेंट होते हैं पेन, जिसको हम पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, साथ में आपके होता है ओजोन, साथ में आपके पास होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एनओ जिसको आप कहते हो। ठीक है, ये कॉमन कंपोनेंट है। इसका मतलब इसमें क्या नहीं होता, सीएफसी नहीं होता भाई, क्या नहीं होता, सीएफसी नहीं होता। ऑप्शन तो हमारा करेक्ट इसके अंदर यही रहने वाला है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक आता कब है, अगर फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ पैदा होता है साथियों, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये वार्म, ड्राई और सनी प्लेस में होता है, वार्म, ड्राई एंड सनी प्लेस। ठीक है, सनी प्लेस में होता है, सनी क्लाइमेट के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी इसको कहते हैं। एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, पेन इनसे मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है, जैसे एक्रोलिन भी होता है इसके अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड ये इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड, ठीक है। फिर आते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे, फोटोकेमिकल हो गया। अब आपके पास आता है क्लासिकल स्मोक। ठीक है, दूसरा क्या होता है, क्लासिकल स्मोक।
क्लासिकल स्मोक जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। किसमें होता है? कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, कोल्ड में होना चाहिए, ठंड में होगा। कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ स्मोक फॉग एंड CO2 होता है। ये होता है क्या है? मिक्सचर ऑफ स्मोक फॉग एंड CO2। इसको हम रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं साथियों। क्लियर है? यहाँ हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 CFC जो है वो कॉमन कंपोनेंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl by NH4OH 825 डिग्री सेल्सियस विल बी। देखो सीधी सीधी वैल्यू है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन तो होता है, ये मान लेते हैं इसको, ये कंपटीशन लेवल का ही क्वेश्चन है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आती है? ये वाली वैल्यू आपके पास आती है साथियों माइनस का 51.34 किलो जूल पर, ठीक है, माइनस का 51.34 जूल किलो जूल पर मोल। ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी होती है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो इसकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कब दे रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस पर इतनी ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस ना हो तो इसकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बदल जाती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है स्ट्रॉन्ग फील्ड D6 के अंदर। देखो सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होती है। इसके मामले में जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है तो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब आयंस वहां पर पेयर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पेयर हो सकते हैं। D6 का इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मैं D6 को ऐसे लिख सकता हूँ ग्राउंड स्टेट में कि मैंने 5 बॉक्स बना लिए, उसके अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन रखती है। अब जब स्प्लिटिंग होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? T2G और EG के अंदर स्प्लिट हो जाता है। T2G के अंदर क्या आएंगे? 6 के 6 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी। किसकी वजह से? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको दे दिया है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं CFS निकालना या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहूँ तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू में n+2। n की वैल्यू क्या है? n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें है ही नहीं, उसकी वैल्यू 0। इसका मतलब म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन? कौन नहीं देता? देखो इनमें से कौन आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा? देखो सीधी सी बात है, आइडोफॉर्म या फिर हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म और हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? देखो ऐसा ग्रुप जिसके पास क्या होता है? मिथाइल कीटोन होता है। क्या होता है? मिथाइल कीटोन होता है। जब हम उसको किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है? तो हमारे पास क्या बनता है? CHX3 बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म कहते हैं। ये कंपाउंड हमारे पास जनरेट होता है। तो ये कंपाउंड जो भी देगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मिथाइल कीटोन का मतलब हो गया CH3CO ग्रुप। ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, या फिर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए थी CH3CHOH ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये वाला ग्रुप भी टोटोमराइज होकर या आइसोमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH3CO में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CH3CO में कन्वर्ट हो जाता है। CH3CO में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब जिसके पास भी ये वाला ग्रुप है CH3CHOH ग्रुप या फिर CH3CO ग्रुप, वो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। जिसके अंदर ये नहीं है वो नहीं देगा। तो ध्यान से देखो, इसके पास CH3 ग्रुप पर डबल बॉन्ड हो चाहे ना हो मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देगा। ये तो देता है। इसमें भी CH3 ग्रुप है, देगा। इसमें CH3CHOH ग्रुप है, ये भी देगा। तो आपके पास बच जाता है एक ही ऑप्शन HCHO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है साथ। फॉर्मेल्डिहाइड क्या नहीं देता? हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? HCHO। तो यहाँ पर ना तो CH3CHOH ग्रुप है ना ही CH3CO ग्रुप है।
यानी मिथाइल कीटोन बनता ही नहीं है, तो इसी वजह से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी नहीं देता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 120 जो है वो हमसे क्या पूछता है, द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन ऑफ HCl। देखो HCl का एडिशन क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो जो कार्बोनाइल कार्बन आपके पास होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसी की वजह से कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर ऐड हो सकता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है साथियों। रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसमें पहला फैक्टर होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की हम बात करते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जो शो होता है, जैसे अगर मान लो किसी मैं एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, तो ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन होता है CH3COCH3। तो दोनों मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को, और कार्बन के उस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन डिक्रीजेस, वो इलेक्ट्रोफिलिक फिलिसिटी, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक अगर नेचर डिक्रीज कर जाएगा तो हेंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी लेसर, लेसर हो जाएगा, कम हो जाएगा, या स्टॉप ही हो जाएगा, या होगा ही नहीं, ऐसी बात हम कहते हैं। तो ये जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतना ही प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना ही वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कम हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन, और उतना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं साथियों स्टेरिक रीजन। क्या कहते हैं, स्टेरिक रीजन। अगर मैं इसी कार्बोनिल की ग्रुप की अगर मैं कंपैरिजन करूं, सपोज करो मेरे पास क्या था कि मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, मान लो ये एल्डिहाइड है, CH3CHO है, ठीक है, CH3CHO है, तो इसमें तो सिर्फ ओनली एक ही CH3 ग्रुप है, ओनली वन CH3 ग्रुप। इसका मतलब ये कम सेटिस्फाई कर पाएगा कीटोन के मुकाबले, इसका मतलब एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है, एज कंपेयर टू कीटोन। दूसरा रीजन होता है स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन का मतलब क्या होता है, बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप्स hinders the attack of, hinders the attack of nucleophile on the carbonyl carbon। वो क्या करते हैं, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो अटैक होने वाला होता है न्यूक्लियोफाइल का, उसको रोकते हैं बल्कि ग्रुप। अगर अब जैसे मान लो यही देख लेते हैं CH3COCH3 ग्रुप है, दो बल्कि ग्रुप हैं, तो स्टेरिक इंटरेस्ट होगा, अलाउ नहीं करेंगे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से अटैक करने के लिए, ये अटैक बहुत कम होगा। जबकि अगर मैं इसी ग्रुप को ऐसे ले लूं, HCHO जैसे मिथेनॉल ले लूं, तो इसके पास बिल्कुल छोटे छोटे बल्कि ग्रुप है, इसके पास छोटे छोटे ग्रुप है जो कि हिंडर नहीं कर पाते हैं, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो बिल्कुल इजीली हो जाता है। अगर मान लो कोई एक अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है इसके पास, तो दूसरी साइड सिर्फ छोटा हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से अटैक पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्डिहाइड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन साथियों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सारे के सारे क्या है, एल्डिहाइड नहीं, सारे एल्डिहाइड नहीं है, तो कीटोन जो है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये हो ही नहीं सकता। हमसे मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, CH3 CH2 CHO नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, ज्यादा आपका प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इसमें भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, HCHO जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। HCHO आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है,
जब भी आपको मैक्सिमम नंबर निकालने होते हैं तो आपको क्या निकालना होता है, अगर आपको शेल गिवन है तो आपके पास फॉर्मूला होता है 2n² का। कितना, कौन सा फॉर्मूला होता है, 2n² का। जैसे आपको मान लो n की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ शेल गिवन है, मान लो थर्ड शेल है, आपको ये कह दिया कि थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ के दिखाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ के बताओ। तो आप क्या करोगे, 2n² का फॉर्मूला लगा दोगे, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर लगा दो, 3 3 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं साथियों। क्लियर है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आता है काओलिनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। काओलिनाइट किसकी ओर होती है, ये एल्यूमिनियम की ओर होती है। ये किसकी ओर होती है साथियों, ये एल्यूमिनियम की ओर होती है। ठीक है, काओलिनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3AlF6। ठीक है, Na3AlF6 ये काओलिनाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये किसकी ओर है, ये एल्यूमिनियम की ओर होती है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन इन KO2। KO2 में हर ऑक्सीजन एटम की पूछिए, पहले बता रहा हूँ ऑक्सीजन एटम की पूछिए। तो पोटेशियम मेटल है, इस पे +1 चार्ज आएगा, तो इसका मतलब टोटल मिला के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए था। तो अगर इस पे +1 है, प्लस में ऑक्सीजन पे 2x मान लेते हैं इक्वल टू में 0, तो 2x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1/2। इसका मतलब चार्ज कितना आना चाहिए, माइनस का हाफ आना चाहिए साथियों। इसका मतलब कितना है, हर ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज है, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ है। जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, जिसका निकालना है उसको तो x मान लो, कितने एटम है, 2 है तो 2x हो गया। बाकियों का जो भी चार्ज दे रखा है वो प्लस कर दो। जैसे पोटेशियम होता है उसकी वैलेंसी होती है 1, तो +1 चार्ज हो सकता है। अगर पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया तो 0 के इक्वल कर दो, 2x इज इक्वल टू में -1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज दिस। ठीक है, एवरेज रेट दे रखी है रिएक्शन की और हमसे पूछा हुआ है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या होगा। तो आर एवरेज हमें गिवन है, आर एवरेज कितना है 6.79 इंटू में 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, एनसीईआरटी सोल्ड एग्जांपल है, ये सोल्ड एग्जांपल है 12th क्लास का। ठीक है, 12th क्लास का एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। एवरेज रेट दे रखी है आपको और आपसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछा हुआ है। तो रेट का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो वो कितना आएगा, 1/4, क्योंकि 4 NO2 है तो 1/4 इंटू में चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई में चेंज इन टाइम होगा। वो किसके इक्वल आता है, वो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई में 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या रह जाएगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मेरा क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125, विच इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस शोज केमिलुमिनेसेंस। देखो फास्फोरस की कौन कौन सी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती है, पहले तो वो देखते हैं। देखो सारी फॉर्म दे रखी है, व्हाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, अल्फा ब्लैक होता है, बीटा ब्लैक होता है। मतलब 3 होते हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक। ब्लैक में भी 2 होती है, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। अगर ये पूछता है कि केमिलुमिनेसेंस कौन शो करता है, केमिलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, ग्लोइंग प्रॉपर्टी जो होती है वो किसके पास आती है, तो वो होता है आपका व्हाइट फास्फोरस। इसका आंसर आएगा कौन सा, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस केल्यूमिनेसेंस शो करता है। अब इसकी बात क्या है, एक तो ये पॉइजनस होता है, इसके बारे में खास बात क्या है, ये पॉइजनस है। ठीक है, ये क्या है, ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस है और वाटर इंसोल्यूबल भी होता है, पॉइजनस भी होता है और वाटर इंसोल्यूबल होता है, इंसोल्यूबल होता है। ठीक है, लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। लेस स्टेबल है इसका मतलब ये क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। कंप्लीट पक्की बात है। अगर मैं व्हाइट फास्फोरस की स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, व्हाइट फास्फोरस जो होता है, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए तो वो कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, 4 फास्फोरस एटम होते हैं, ऐसे तो आपस में जुड़े ही होंगे 4 बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, एक बॉन्ड ये ऐसे जुड़ा होता है, एक बॉन्ड क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, ये पीछे वाला बॉन्ड ऐसे बनाते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। क्लियर है, ये P4 स्ट्रक्चर होती है। जो रेड फास्फोरस आपके पास होता है, ये जो रेड फास्फोरस होता है, ये
आप इसको किससे कंपेयर किससे बनाते हो, इसको बनाते हैं हम फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस। फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं एट 573 केल्विन, ठीक है, इन इनर्ट एनवायरनमेंट, ठीक है, इन इनर्ट एनवायरनमेंट। इनर्ट एनवायरनमेंट में इसको हीट करते हैं तब जाके हमें ये मिलता है, आयरन ग्रे लस्टर होती है इसकी। रेड फॉस्फोरस की लस्टर कैसी होती है, आयरन ग्रे, ठीक है, आयरन ग्रे लस्टर होती है। ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, ये पॉलीमरिक चेन में मिलता है हमें। तो रेड फॉस्फोरस की अगर बात करें तो रेड फॉस्फोरस जो होता है वो पॉलीमरिक चेन में मिलता है। कैसे, वो ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है, वो ऐसे पॉलीमरिक चेन में मिलता है आपको। क्लियर है। ब्लैक फॉस्फोरस की दो फॉर्म होती हैं, एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, एक बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फा को हम कैसे निकालते हैं, अल्फा जो बनता है वो आपका किससे बनता है, रेड फॉस्फोरस जो होता है ना उसको आप हीट करते हो, रेड फॉस्फोरस को हीट करते हो सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन के ऊपर, ठीक है, इन सील्ड ट्यूब में हीट करते हो, सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन, 803 केल्विन पे हीट करते हो। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ओपेक मोनोक्लिनिक। रेड फॉस्फोरस जो होता है, सॉरी ब्लैक, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, ये ओपेक मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बोहेड्रल होता है, या फिर क्या होता है, रोम्बोहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, ये ऐसी क्रिस्टल होता है इसका। जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस होता है उसको, व्हाइट फॉस्फोरस को हम हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर एट 473 केल्विन, और फिर हमें बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है, ग्लोइंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 126 ये कहता है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, आपको एक हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, यानी Ag प्लस से आपको क्या दे रखा है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और उससे क्या बनाया हुआ है, Ag सॉलिड बनाया हुआ है। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, यानी ई सेल निकालना है। तो ई सेल क्या होता है, नॉन्स्ट इक्वेशन हमें कहती है ई नॉट सेल माइनस में आपका 0.059 डिवाइड बाई में एनएफ होता है, यानी आप आर टी एन एफ भी कर सकते हो, इसकी जगह क्या कर सकते हो, माइनस में आर टी डिवाइड बाई में एनएफ, और आपका होता है log, या एल एन लिख दो, एल एन 1 में जो भी आपका एक्टिविटी आ जाए, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है एक पावर प्लस, जितने भी इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो उसकी स्टोइकियोमेट्री में आ जाते हैं, वो उसकी किस में आ जाते हैं, स्टोइकियोमेट्री में आ जाते हैं। क्लियर है, मतलब जितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो उसकी स्टोइकियोमेट्री होती है। तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर होने वाला है साथियों, इसके लिए जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, वैसे तो ये माइनस में होता है, लेकिन क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, दोनों ही फॉर्म में दिया, देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही नहीं, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। अब बारी आती है कि माइनस वाला हो सकता है, तो माइनस वाले को चेक करते हैं, ई नोट सेल जो है Ag प्लस Ag, ओके ठीक है। तो एस आर पी वैल्यू के बारे में दिया माइनस आर टी अपॉन में एफ एल एन Ag प्लस, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 डिवाइड में जाएगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता, लेकिन 1 डिवाइड वाले में फिर क्या दिया हुआ है, हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 डिवाइड वाले में पॉजिटिव नहीं होगा। आंसर क्या होता है, जब भी हम डिवाइड में नहीं लेते, क्योंकि सॉलिड की जो एक्टिविटी होती है ना, Ag सॉलिड, अगर कोई भी सॉलिड ले लो, इसकी जो एक्टिविटी होती है इसको क्या माना गया है, एक्टिविटी को 1 माना गया है, इसकी एक्टिविटी को क्या माना गया, 1 माना गया, इसलिए 1 डिवाइड बाई हम लिखते हैं, इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा साथियों। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजेंस। अब ये चाल्कोजेंस क्या होते हैं भाई, देखो चाल्कोजेंस किसको कहा जाता है, चाल्कोजेंस ये कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली को, किसको कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस कहा जाता है। क्लियर, ऑक्सीजन फैमिली को। अब ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे टेलोरियम, टेलोरियम के नीचे पोलोनियम। तो ये है ऑक्सीजन फैमिली। अब इनमें जो जो आता है वो चाल्कोजन होता है। तो क्या ब्रोमीन है, ब्रोमीन नहीं है अभी चाल्कोजन। जर्मेनियम है, जर्मेनियम भी नहीं है। आर्सेनिक भी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बच जाता है, सेलेनियम जो है वो आपका क्या होता है, चाल्कोजन होता है साथियों। क्लियर है, तो सेलेनियम आपका क्या होता है, चाल्कोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। इनमें से रिवर्स डायरेक्शन में कौन सी जा रही है,
देखो सीधी सी बात है, जब भी आपके पास कोई केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ रहा हो और वो डायरेक्शन पूछ रहा हो तो ऑब्वियस है कि आपको वहां पर ले चटलियर्स प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, ले चटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है साथियों? ले चटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो जो सिस्टम होता है वो उस डिस्टरबेंस वाले फैक्टर को काउंटर करने की कोशिश करता है, मतलब उसके अपोजिट में वर्क करता है। जैसे मान लिया आपने किसी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो एक की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो दूसरे की कंसंट्रेशन को उसके बराबर लाने के लिए सिस्टम फिर से नया इक्विलिब्रियम करवाने के लिए उसको ज्यादा रिएक्ट करवाएगा ताकि दूसरा ज्यादा बन जाए। जैसे अब ये कहते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में कौन सी जाएगी? व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा आपके पास जाएगा? देखो सीधी सी बात है, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया हमने तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। क्यों होता है ऐसा? एज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस increases in forward direction, increases in forward direction, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो, देखो इसके अंदर तो है नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में इसमें 2 मोल है, यहाँ पर यहाँ भी टोटल एक और एक 2 मोल है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरे में देखो यहाँ 4 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी रिएक्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। जो आपका फोर्थ वन है उसमें भी देखो 3 और 1 4 मोल, इधर 2 ही मोल है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका थर्ड वन ही रहेगा, ऑप्शन आपका क्या रहेगा? थर्ड वन ही रहने वाला साथियों। थर्ड ऑप्शन आपका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, जब भी आप प्रेशर निकालोगे तो सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं होता, तो सॉलिड वाला तो है, इसका तो जीरो ही माना जाएगा, तो इधर 1 मोल 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स इधर ज्यादा होंगे। प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 129, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज नॉट जीरो। क्या पूछा हुआ है? नॉट जीरो। इनमें से जीरो नहीं है वो बतानी है भाई, इनमें से कौन से की स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी जीरो नहीं है उसको बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, देखो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करें, अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में या फ्री स्टेट में पाया जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर के ऊपर, तो उस स्टेट के अंदर उसकी जो मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो जीरो मानी जाती है। अब कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है तो इसकी तो जीरो होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसकी भी जीरो होती है, क्लोरीन गैस होती है तो इसकी भी जीरो होती है, तो होती किसकी नहीं भी? ब्रोमीन की, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर यानी 298 केल्विन पर ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड की फॉर्म में, ना कि गैस की फॉर्म में। तो राइट आंसर ये रहेगा। तो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ब्रोमीन की, वो क्या हो जाएगी? ब्रोमीन गैस की वो जीरो नहीं होगी। वो क्या होगी? जीरो नहीं होगी, नॉट जीरो। क्या रहेगी? नॉट जीरो। कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी साथियों, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, कितना किलोजोल पर मोल आएगी वो तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी होगी इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि बाकी सबकी कार्बन क्या होता है? वो ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, सॉलिड ग्रेफाइट, तो इसकी भी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है जीरो होती है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, इसकी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होती है, इसकी भी एंथैल्पी जीरो होती है। आयरन सॉलिड होता है, इसकी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है, इसकी भी एंथैल्पी जीरो होती है। तो इसका मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगी? जीरो रहेगी गिवन टेम्परेचर। क्लियर है? इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 ये क्या कहता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल? इससे क्या इसने क्या पूछा हुआ है हमसे? स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछा हुआ है साथियों कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है इस सेल का। ठीक है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू है तो हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? देखो ई नोट सेल का सीधा सा फॉर्मूला होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू में ई नोट राइट माइनस में ई नोट लेफ्ट। एनसीईआरटी में गिवन है। इसका मतलब क्या होता है? ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, तो एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा देना होता है हमें किस में से? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से। तो यहाँ देखो जिंक
यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, अगर जिंक लेफ्ट हैंड साइड में दिया हो तो किसी भी गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको रखते हैं, एनोड को रखते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है, लोन। और आर आर सी पी, एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ओ का मतलब यहाँ पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ए का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, एन का मतलब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ऐसे ही आर का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दूसरे आर का मतलब होता है आपका रिडक्शन, और सी का मतलब होता है आपका कैथोड, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है, और पी का मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है? तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो गैल्वेनिक सेल के बारे में कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका एनोड ही रहता है, तो ये एनोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और ये कैथोड है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो कितना होगा 0.17 माइनस का, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, कैथोड का, माइनस में माइनस का 0.76 वोल्ट है, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये आएगा 0.59 वोल्ट, वो भी प्लस का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर हमारा क्या रहेगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर क्या रहेगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर फोर क्या रहेगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी, अब आपको मीनिंगफुल लग रही होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है वीडियो के ऊपर। तो जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ उतनी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के साथ हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।